11 अप्रैल 2024 को नेटफ्लिक्स पर बेबी रेंडियर नाम से एक सीरीज रिलीज की गई है और 6 जून को नेटफ्लिक्स पर $170 मिलियन का मानहानि मुकदमा दायर कर दिया गया है, जिसकी चारों तरफ चर्चा की जा रही है। Baby Reindeer is suing the streaming platform for $170 million. A Netflix show, Baby Reindeer. From Baby Reindeer. बेबी रेंडियर नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही मिलियंस ऑफ पीपल का ध्यान अपने ओर खींचने में कामयाब रही है, लेकिन इसके साथ साथ पर्दे के पीछे एक अलग ही किस्म का तूफान चल रहा है। आज मैं आपको उसी तूफान का एक झलक दिखलाने जा रहा हूँ कि वो कौन है जिसने नेटफ्लिक्स पर बेबी रेंडियर को लेकर $170 मिलियन का मानहानि मुकदमा दायर कर दिया है। जैसा कि इस सीरीज में दिखाया गया है कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप ये सीरीज नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी उपलब्ध है। और हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें गाली गलौज के साथ अडल्ट सीन भी देखने को मिल सकता है। बेबी रेंडियर नाम की सीरीज भले ही सुनने में एक बच्चों वाली कार्टून लगती हो, लेकिन ये बिल्कुल अलग चीज है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक लड़का कॉमेडी में अपना करियर बनाने के लिए लंदन जाता है और अपना सपना पूरा करने के लिए एक बार में पार्ट टाइम जॉब करने लगता है। कुछ समय के लिए तो चीजें ठीक चल रही होती है, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक महिला एंट्री करती है जो उसे हर जगह परेशान करना शुरू कर देती है। ये पीछा करने वाली औरत धीरे धीरे रिचर्ड की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। इसका उस पर गहरा असर पड़ता है। वह उसे अपने अतीत के एक भयानक राज का सामना करने पर मजबूर कर देती है, जिसे वो दबा कर रखना चाहता था। सीरीज में कॉमेडी के साथ साथ काफी गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाले ड्रामा है। लेकिन बेबी रेंडियर की सो कॉल्ड असली मार्था फियोना हार्वे ने नेटफ्लिक्स के खिलाफ केस में क्या दावा किया है, दिखाएंगे आज के इस वीडियो में। इस सीरीज के रिलीज होने के 56 दिन बाद 6 जून को फियोना हार्वे ने यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कैलिफोर्निया में नेटफ्लिक्स पर मानहानि का केस करते हुए नेटफ्लिक्स से कम $170 मिलियन का हर्जाना मांगा है। फियोना हार्वे ये वही औरत है जिसकी जिंदगी से प्रेरणा लेकर इस सीरीज को बनाया गया है, लेकिन हार्वे का कहना है कि इस सीरीज में क्रूर झूठ का इस्तेमाल किया गया है और नेटफ्लिक्स ने उसकी प्रतिष्ठा, उसके चरित्र और उसके जीवन को नष्ट कर दिया है। हार्वे की कंप्लेन के अनुसार बेबी रेंडियर में उसके बारे में कई अपमानजनक दावे हैं। शो में मार्था को डॉनी के सहमति के बिना उसके लिंग को पकड़कर सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हुए दिखाया गया है। साथ ही बाद में उसके सिर पर कांच की बोतल से वार करके और अपने अंगूठे से उसकी आंखों को दबाकर शारीरिक रूप से हमला करते हुए दिखाया गया है। हार्वे का कहना है कि ना तो उसने गैड के साथ यौन संबंध बनाए हैं और ना ही उस पर शारीरिक हमला किया है। इसके अलावा जबकि मार्था को कई दिनों तक प्रतिदिन 16 घंटे तक डॉनी के घर के बाहर बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करते हुए दिखाया गया है। हार्वे ने इस चित्रण को मनोवैज्ञानिक झूठ बताते हुए निंदा की और दावा किया कि उसने गैड के निवास के बाहर कभी प्रतीक्षा नहीं की थी। हार्वे ने कहा कि वो गैड से केवल 2 या 3 बार मिली थी। शो में दिखाया गया है मार्था डॉनी को 41,071 ईमेल, 350 घंटे का वॉइस मेल, 744 ट्वीट्स, 46 फेसबुक मैसेजेस और 106 पेज का लेटर भेजती है। लेकिन असली मार्था यानी फियोना हार्वे का कहना है कि उसने 10 से भी कम ईमेल और सिर्फ 1 लेटर भेजा था। कंप्लेन में लिखा है सभी ऑडियंस को लगता है कि असली मार्था ने ही ये सब भयानक काम किए हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स और गैड ने कहा था कि ये सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है। वहीं हार्वे का कहना है कि ये सच्चाई से बेहतर एक कहानी थी और बेहतर कहानियों से भी पैसे कमाए जा सकते थे। लेकिन इस कंप्लेन पर नेटफ्लिक्स का क्या कहना है, आइए देखते हैं। नेटफ्लिक्स के कार्यकारी बेंजामिन किंग ने बताया कि ये शो स्पष्ट रूप से एक सच्ची कहानी है, जिसमें गैड ने एक दोषी स्टकर के हाथों जो दुर्व्यवहार झेला है उसे दिखाया गया है और नेटफ्लिक्स ने इस कहानी में शामिल लोगों की वास्तविक जीवन की पहचान को छिपाने में हर उचित सावधानी बरती है। कंप्लेन फाइल होने के बाद नेटफ्लिक्स के एक प्रतिनिधि ने बताया कि हम इस मामले का जोरदार तरीके से बचाव करने और रिचर्ड गैड के अपनी कहानी बताने के अधिकार के साथ खड़े होने का इरादा रखते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस शो में ना तो फियोना हार्वे का कहीं नाम लिया गया है और ना ही कोई इमेज दिखाई गई है, तो हार्वे को क्यों लगता है कि नेटफ्लिक्स ने उसे किसी किस्म का चोट पहुंचाया है। यहाँ तक कि रिचर्ड गैड जो इस कहानी का रियल पात्र है, उनका भी ना तो कहीं नाम लिया गया है और ना ही कोई इमेज दिखाई गई है। और नेटफ्लिक्स की तरह गैड ने भी दावा किया है कि उनकी टीम ने उस व्यक्ति को अनक्लियर करने का ध्यान रखा है जो बेबी रेंडियर में मार्था का आधार है। उन्होंने बताया कि उसे छिपाने के लिए इतनी बड़ी कोशिश की गई थी कि मुझे नहीं लगता कि वो खुद को भी पहचान पाएगी। यहाँ तक कि गैड ने दर्शकों से पात्रों की वास्तविक जीवन की पहचान के बारे में अटकलें लगाने से बचने का आग्रह किया है, क्योंकि हमारे शो का उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। उनका कहना है कि अगर मैं चाहता कि वास्तविक जीवन के लोगों को खोजा जाए तो मैं इसे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता। लेकिन कंप्लेन में आरोप लगाया गया है
कि हार्वे की पहचान मार्था के रूप में करना आसान था, क्योंकि हार्वे की पहचान पूरी तरह से स्पष्ट थी। कंप्लेन में कहा गया है मार्था की तरह हार्वे भी लंदन में रहने वाला एक स्कॉटिश वकील है जो गेड से 20 साल बड़ा है। उस पर एक अखबार के लेख में एक वकील का पीछा करने का आरोप लगाया गया था, जो शो में भी दिखाया गया है, और वह मार्था से अजीब तरह से मिलता जुलता था। इसके अलावा मार्था का उच्चारण, बोलने का तरीका और लय हार्वे से अलग नहीं है। कंप्लेन में एक महत्वपूर्ण विवरण की ओर भी इशारा किया गया है, जिसने शो के पहले ही एपिसोड में हार्वे की पहचान उजागर कर दी थी। डोनी ने मार्था के लिए पर्दे लटकाने के बारे में मजाक किया था, जो मार्था द्वारा डोनी को प्रतिदिन भेजे जाने वाले दर्जनों ईमेल में से एक में लिखा था कि मेरे पर्दे इंतजार कर रहे हैं। बहुत समय नहीं बीता था कि सोशल मीडिया यूजर्स ने 2014 में हार्वे द्वारा गेड को भेजे गए एक ट्वीट को खोज निकाला, जिसमें कहा गया था कि मेरे पर्दे बहुत जरूरी है। जिसके बाद हार्वे ने कहा कि उसे अजनबियों से संदेशों की बाढ़ आ गई, जिसमें उसे मार्था के रूप में पहचाना गया। अगर ये पर्दा लटकाने वाली बात पल्ले नहीं पड़ रही तो मैं आपको इशारा दे देता हूँ। इस सीरीज में मार्था डोनी को कहती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में पर्दा लटकाकर अंधेरा करने वाला कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ, क्या तुम मेरा पर्दा लटकाओगे? आगे आप खुद ही समझदार हो, समझ सकते हो। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो ये सीरीज देख लेना। फिलहाल ये केस अभी कोर्ट में चल रही है। सही कौन है और गलत कौन है ये तो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।